नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, इस देश में कानून से बड़ा और कोई नहीं, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर करना। बताएंगे आखिरकार भोपाल क्या जो एक बड़ी सारी हवेली थी उस पर बुलडोजर चलने पर क्यों मचा है घमासान, और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दिया बड़ा झटका। राहुल गांधी बोले, मिस इंडिया में भी एक भी दलित लड़की नहीं। मोदी सरकार को फिर दलित वाले मुद्दे पर घेरा। और कैसे अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राज्य में लगातार रेप जैसी घटनाएं होती हैं लेकिन बीजेपी एक्शन नहीं लेती। कैसे दोस्तों महाराष्ट्र में एमवीए का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बताएंगे क्या है ये मामला, क्यों हो रही है एमवीए की जमकर तारीफ। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने दोस्तों उन लोगों को जो लोग अपने आप को कानून से भी बड़ा मानते हैं उनको एक पाठ पढ़ा दिया है। और ये मैं प्रियंका गांधी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। दोस्तों आज हमारे देश में मुझे लगता है अदालतों से भी बड़ी सरकारें हो गई हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, खास करके बीजेपी की। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोर्ट मोट हमारे लिए तो है ही नहीं, कोर्ट तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग हमें वोट देते हैं और जो आम जनता दोस्तों घिसती रहती है अपनी, उनके लिए कोर्ट है। हमारे लिए काय का कोर्ट, हम तो खुद ही बादशाह हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों आप चलिए उस व्यक्ति ने कुछ भी आरोप किया हो या दोस्तों उसके ऊपर शक हो, जो भी हो, लेकिन दोस्तों उस आरोपी की पूरी के पूरे घर को ढा देना। और घर ऐसा वैसा नहीं था दोस्तों, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घर बताया जा रहा है। और घर जो है आलीशान कोठी थी बहुत बड़ी। और यही नहीं, उस घर को तो रौंदा ही गया। आपने देखा होगा बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे ने और तुल पकड़ लिया है। और उसके बाद दोस्तों उस घर को तो तोड़ा ही गया मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके घर में जो कारें खड़ी थी उन कारों को भी रौंद दिया गया। क्या दोस्तों कारें भी अवैध थी? ये बहाना ले लिया जाता है कि ये जो घर है ये अवैध तरीके से बना हुआ था, इसलिए हमने इसको जमींदोज कर दिया। और अच्छा दोस्तों चालाकी देखिए, जब इन्हें पता चलता है कि ये किसी चीज़ का आरोपी है तो उसके घर को ढहाने चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पर ही होती है और जो नॉन मुस्लिम होता है दोस्तों उस पर नहीं होती है। ये कौन सा कानून चल रहा है कि मुस्लिम ने अगर कोई छोटे से भी जुर्म में किसी को देख लिया कि ये उसके साथ था तो उस बेचारे को या तो जेल में डाल दो या फिर उसके घर को जोन दो। दोस्तों घर किसी एक का नहीं होता, उसमें कई व्यक्ति रहते हैं, 10 12 15 व्यक्ति रहते हैं। अब वो बेचारे भी किसी एक ने अगर जुर्म कर दिया तो उसकी वजह से वो भी बिना घर के रहें, बिना छत के रहें। और ये सरकार, ये प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि फिलहाल कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल की सरकारें गुंडागर्दी पर उतर आई हैं। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक और दोस्तों अतीक जैसा हुआ कांड, लोगों ने उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असम में हाफिजुल कुछ इस टाइप का नाम का व्यक्ति था जिसके ऊपर दोस्तों रेप का आरोप था। और उसके साथ 2 और भी नाम थे, लेकिन उस अकेले जो नाम था दोस्तों हाफिजुल, इसको पकड़ा गया। और उसके बाद आपको बताते चले सीन रिक्रिएट करने के लिए उसको ले जाया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीन रिक्रिएट करने के लिए अब तक जितने भी सरकार ने दोस्तों सीन रिक्रिएट किए हैं उसमें सरकार ने लगभग बीजेपी की सरकारें जहाँ जाएँ उन लोगों ने उस आरोपी को मार डाला है। ये लिख कर ले लीजिए आप। दरअसल आपको बताते चले सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर असम में एक बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था उसको जो है यहाँ पर डुबाकर मार दिया गया। और दोस्तों वो व्यक्ति के साथ सीन क्रिएट करने जा रहे थे। असम पुलिस ने ये आरोप लगाया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसके हाथ में हथकड़ी बनी थी तो वो तालाब में कूद रहा था और वो डूबकर मर गया। अब दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लग रही है। अतीक और अशरफ आपको याद होंगे दोस्तों, पुलिस ने किस तरीके से अतीक और अशरफ का एनकाउंटर करा दिया। ये आरोप अभी भी लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। अब असम पुलिस, क्योंकि हेमंत विश्वकर्मा मुस्लिमों के खिलाफ रहता ही है। खैर बात यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ पर कानून की है।
जिस व्यक्ति के ऊपर दोस्तों ये आरोप था, मैं चाहता था कि उसको अदालत सज़ा दे और अदालत उसको फांसी पे लटका दे दोस्तों, क्योंकि ऐसे दरिंदे जो बच्चियों के साथ या फिर हमारे देश में लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं दोस्तों, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी तभी हमारा देश सुधरेगा। ऐसे नहीं सुधरेगा। उसको सज़ा सुना दी, उम्र कैद की, वो तो आराम से जेल में बैठा हुआ काम कर रहा है दोस्तों, वो तो जिंदा है, लेकिन उसने लड़की की तो जान ले ली जिसके साथ ये सब कुछ दुष्कर्म किया। तो दोस्तों उसके साथ क्या किया गया, उस जो व्यक्ति था सब में, उसको बताया यही जा रहा है, पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को डुबाकर मार दिया। क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का एक और कांड याद दिला दूं, ऐसा ही विक्रू कांड आपको याद होगा, जिसमें योगी सरकार ने ये कह दिया था विकास दुबे का कि फिलहाल वो भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि उसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जानबूझकर किया, बहाना बनाकर। ये आरोप अखिलेश ने भी लगाया, मायावती ने भी लगाया और कई राजनीतिक पार्टियों ने लगाया। वैसा का वैसा ही इस लड़के के साथ हुआ दोस्तों, और उसको डुबाकर मार दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि भैया देखो, वो भागने की कोशिश कर रहा था, हथकड़ी लगी थी तो डूबकर मर गया। अब दोस्तों क्या सच है क्या नहीं, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन सरकार पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये डूबा नहीं बल्कि डुबाकर मार दिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला हुए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी हर जगह से हारेगी, हर जगह बीजेपी का सूपड़ा होगा साफ। आपको बता दें चले, अखिलेश का दावा है कि अब देश की जनता बीजेपी के साथ नहीं है। और अखिलेश का दावा दोस्तों कोई हवाबाजी तो है नहीं। हमने पहले भी कहा था जब 2024 के चुनाव आने वाले थे कि आप देख लेना इस सरकार का ज़बरदस्त तरीके से बुरा हाल होगा। और दोस्तों वही होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने एक चीज़ को नोटिस किया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, आज हमारे देश की जनता में दोस्तों जो एक जज्बा है वो दिखाई देता है कि वो सरकार बदलने के लिए आतुर है। लोकसभा में दोस्तों जनता ने जमकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया और उसका असर ये हुआ कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता बन गए और सबसे मजबूत नेता बन गए। अगर आज हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कंपेयर करें तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 100 गुना पॉपुलर है। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का रिजल्ट तो सिर्फ एक फिल्म था, ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की जब सरकार बनेगी तब भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पता चल जाएगा कि कौन देश की सबसे मजबूत पार्टी अब बन गई। क्योंकि दोस्तों देखिए ये तो साफ है, इस बार 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और ये 16 आने सच आप लिख कर ले लीजिए। जिस उत्तर प्रदेश के बल पर योगी और मोदी उचकते हैं दोस्तों, जिनको ये लगता था कि उत्तर प्रदेश वाले तो अब हमें कभी हरा ही नहीं सकते हैं, लेकिन देश की जनता ने बता दिया। और ये काम पता किसने किया दोस्तों, देश के सबसे गरीब तबकों ने, जो लोग मानते हैं कि देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है। वरना दोस्तों कुछ पूंजीपतियों का बस चले तो वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर जाने ही ना दे। अभी भी ये जो लंगड़ी सरकार बनी है, जिसमें नरेंद्र मोदी लंगड़ी सरकार के बल पर फिर से पीएम बन गए, लोगों को बहुत चैन मिला। उनको लग रहा था कि अब तो गए मोदी जी, अब क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि एक जादू सा हो जाता है। और नीतीश नायडू ने जब बीजेपी का साथ दे दिया तो कुछ लोग पूंजीपति खुश होगा कि चलो भैया अपना जो चल रहा था बढ़िया से 5 साल और चलेगा। जनता जो कि जाहिर सी बात है गरीब जनता और गरीब हो रही है और अमीर होता चला जा रहा है। यही बीजेपी का असली मास्टरमाइंड गेम है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो फिर क्या हुआ, देश की जनता ने उसको कैसे उठाकर फेंक दिया। अभी भी बीजेपी का घमंड नहीं टूटा। अभी भी ये लोग कहते हैं कि अरे अभी मैंने सुना था अमित शाह कह रहे थे कि अरे देखना फिर से मोदी जी आएंगे चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। अरे अमित शाह जी, आपको ये नहीं पता है कल क्या होने वाला है। आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूँगा, मोदी जी जिंदा रहेंगे, कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, कल का भरोसा नहीं होता। और आप तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। वैसे भी आपने तो ये भी कहा था कि हम 400 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन जनता ने तो आपको बहुमत तक का आंकड़ा छूने नहीं दिया। तो आपको अगर लगता है कि आपका बेटा जय शाह को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाने के लिए हमेशा नरेंद्र मोदी को पीएम बनाए रखना होगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्या है कि इस देश से बड़े बड़े राजा रजवाड़े लुट गए, उनकी रियासतें मिट गई, तो आप तो फिर एक छोटी सी चीज़ है।
इस देश में कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि वो हमेशा के लिए दोस्तों किसी पद को संभाल सके। कोई अचूक नहीं है, सब हारते हैं दोस्तों, हराने वाला चाहिए। देखिए आप, इस बार इंडिया गठबंधन ने हरा दिया। कुछ लोग कहते थे अरे अब तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ये कहते थे बेचारे जो निराश हो गए थे, अब बहुत ज़्यादा हिंदुत्व फैला दिया बीजेपी ने, लोग सिर्फ हिंदुत्व पर वोट देते, बहुत मुश्किल है बीजेपी का हारना। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी हारेगी। यहाँ तक के रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बीजेपी बड़े आराम से बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। न सिर्फ प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, बल्कि देश की जनता ने बता दिया कि हम उठाना जानते हैं तो फेंकना भी जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमवीए ने दिखाई अपनी ताकत। महाराष्ट्र में दोस्तों उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक का जलवा चल रहा है। दरअसल दोस्तों जब से बारिश में भी डटे रहे, जब से शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे और तमाम लोग शिवसेना के लोग उनकी जमकर कर रहे हैं तारीफ। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में 2 मासूम बच्चियों के साथ जो रेप जैसी घटना हुई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले कार्रवाई हो रही है, लेकिन जानबूझकर आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र में हुआ ये कांड जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार जो कोलकाता में ममता बनर्जी को घेर रही थी, उल्टा वो खुद घिर चुकी है महाराष्ट्र में। क्योंकि आप समझिए दोस्तों, जब दूसरे के राज्य में होता है तो कहते हैं अरे इस राज्य को तो बर्बाद कर दिया, ये क्या कर दिया, ममता बनर्जी के राज में सब कुछ वो हो रहा है और जो है वो जंगल राज आ रहा है, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उन्हें मार दिया जाता है या फिर रोज़ाना की घटनाएं होती हैं, तो बीजेपी अपने खिलाफ मोर्चा नहीं निकालती, और अगर विपक्ष निकालता है तो कहती है ये राजनीति कर रहे हैं। बताइए आप, ये लोग शायद हाथरस का कांड भूल गए। योगी ने रातों रात अंतिम संस्कार करा दिया था उस लड़की का, उसके घर वालों को लाश तक नहीं लेने दी थी ताकि उन्हें पता नहीं चले सच। और दोस्तों ये बीजेपी की असलियत है कि उनके राज्य में सबसे ज़्यादा रेप जैसी घटनाएं होती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी जवाब दे, जो अभी कोलकाता पर अपनी छाती पीट रही थी। अब मैं कहता हूं कि मोदी जी अपना इस्तीफा दे, तुरंत दे दें, मोदी जी भी दें और ख़ास कर दोस्तों एकनाथ शिंदे भी दे जो कि महाराष्ट्र का सीएम है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों का ले लो इस्तीफा। अब देंगे ये लोग इस्तीफा? नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वाले दोस्तों पहले खुद के गिरबान में भी झांक कर देख लें कि उनके गिरबान में कितने छेद हो चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो वही वाली बात हो गई कि सामने वाले के शर्ट में एक छेद है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके शर्ट में 56 छेद हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये चीज़ मैं बार बार दोहराता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को मैंने बार बार प्रायोरिटी दी है कि जब भी बीजेपी के राज्य में इस तरीके की रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो बीजेपी दोस्तों भाग निकलती है। वैसे भी इस देश के प्रधानमंत्री को लोग डरपोक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना आता है तो छुपकर कहीं बैठ जाते हैं, जब लोगों की मौतें होती हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो मोदी जी चुपचाप छुपकर कहीं बैठ जाते हैं। जब मणिपुर की 2 लड़कियों को दोस्तों पूरे में आप समझिए निर्वस्त्र घुमाया जाता है बिना कपड़ों के और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, तब भी नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। और इससे ज़्यादा डरपोक प्रधानमंत्री हमें कहाँ मिलेगा कि आज तक मणिपुर नहीं गए। जबकि राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष हैं दोस्तों, उसके बाद भी राहुल गांधी 2 से 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, उन लोगों का दर्द बांट चुके हैं, उनका संसद में मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही काम करती है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो कहती है अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो गया है। जबकि दोस्तों मणिपुर की अब में जो हिंसा चल रही थी वो आज तक रुकी नहीं है, अभी भी कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जब शांति का प्रस्ताव पास हुआ उसके कुछ दिन बाद ही दोस्तों फिर से आपस में भिड़ गए थे कुकी और एक और समुदाय जो है मैथी समुदाय। तो ये चीज़ें तो सबके सामने ही है दोस्तों, आपके और मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अगर डरपोक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो लोग मणिपुर के बारे में बोलने से जाने से डरते हैं, उन लोगों के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अपने जाने की तैयारी करिए, झोला तैयार है, बस उठाने की देर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। संजय रावत बोले देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, बीजेपी राज्य में हो रहे दुष्कर्म को लेकर संजय रावत ने जताई चिंता। कहा फिलहाल
अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ है। दरअसल आपको बताते चले, महाराष्ट्र में हुई 2 लड़कियों के साथ बर्बरता को लेकर संजय रावत ने जमकर निशाना साधा। संजय रावत ने कहा कि ये लोग महाराष्ट्र बंद की अपील को ठुकरवा देते हैं, महाराष्ट्र बंद नहीं होने देते, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो जब भी सड़कों पर उतरेंगे और जनता का सपोर्ट करेंगे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी चारों तरफ घिर चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं और जो है महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। तो इसका सवाल तो बनता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में छोटी बच्चियां भी हैं दोस्तों 10 से 12 साल की, तो उनको अकेला मत भेजिए। आप जाइए और उनका ध्यान रखिए, वापस लेने भी जाइए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। और इस तरीके की घटना ऐसा नहीं है कि एक आध जगह हो रही हैं। आप देख लीजिए, लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हों, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो या बांग्लादेश बंगाल हो दोस्तों, तमाम जगहों से छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किए जा रहा है और फिर उनको मार दिया जाता है या फिर कहीं फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है देश में इंसान कम, दरिंदे ज़्यादा घूम रहा है दोस्तों सड़कों पर। और ऐसे दरिंदों से बचने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, जिस पर यह आरोप लगता है, सबूत मिलता है, वहीं पर ऑन द स्पॉट फांसी दी जाए। तभी इस देश में डर बढ़ेगा दोस्तों। लोग ऐसी घटनाएं करने से पहले 100 बार सोचेंगे, वरना हमारी सरकार एक तरीके से रेप जैसी घटनाओं को सपोर्ट करती हैं। ये लोग कहते हैं कि हम तो भैया फांसी तो नहीं देंगे। हम जब भी दोस्तों रेपिस्टों को फांसी देने की बात आती है तो बीजेपी हाथ खड़े कर डालती है, कहती है हम नहीं, ये कानून नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? सामने वाला एक दरिंदे की तरह दोस्तों बेचारी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनको ज़िंदा मार देते हैं बुरी तरीके से। मैं बता भी नहीं सकता उनके कहाँ कहाँ प्राइवेट पार्ट तकों को घायल कर देते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ ही क्या है? ऐसे लोगों को तुरंत फांसी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकारें जब खुद ही उन्हें बढ़ावा देंगी तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इस देश में फिर कोई बदलाव होने वाला है। आप करते रहिए तो चोंचले, सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी, ये जांच करेगा, वो जांच करेगा, क्या फ़ायदा होगा इससे? मरने वाला तो बेचारा मर गई, उसके परिवार पूरा जो है दोस्तों वो दुख में है। अब कैसा इंसाफ मिलेगा? क्या आप उसको वापस ज़िंदा कर दोगे जो दुनिया छोड़कर चला गया? नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है दोस्तों, मौत का बदला मौत, यानी कि दोस्तों फांसी। उस व्यक्ति को फांसी मिलना ही चाहिए जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके और हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते दोस्तों। क्योंकि इस वक्त मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मोबाइल भी खोलेंगे तो आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें मोबाइल पर आने लगी हैं कि लोगों का दिमाग बद से बदतर होता चला जा रहा है। और ये चीज़ हम और आपको भूलना नहीं चाहिए कि देश में दोस्तों बदलाव की ज़रूरत है। और अगर ये सरकार बदलाव नहीं कर सकती तो इसको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हर कानून में बदलाव करते हैं, मुस्लिमों के लिए कानून सख्त करते हो, उसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हो, तो फिर आखिरकार रेपिस्टों पर रहम क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल बीजेपी ने कहीं पर भी, इस पूरे देश में हर वर्ग में चले जाओ, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी आपको किसी भी सरकारी जगह पर दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा मिस यूनिवर्स में तो दलितों की जगह होगी, लेकिन यहाँ पर भी कोई दलित नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल हर जगह दलितों का अपमान किया जाता है, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, उनसे ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि दोस्तों वो इंसान ही नहीं है। और मैंने इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये लगता है कि देश की जनता मूर्ख है, वो दरअसल दोस्तों खुद ही सबसे बड़े मूर्ख बनते चले जा रहा है। आप देख लेना, आप देश की जनता जब उठाकर बाहर फेंक देगी तब इन्हें दोस्तों पता अपने आप चल जाएगा कि फ़िलहाल देश की जनता बड़ी है, ये बड़े। क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों, हमारे देश में बहुत महान लोग रहते हैं और उनकी चीज़ें दोस्तों लोग जानते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि सरकारें चाहे कुछ भी करें, लेकिन देश की जनता ने सोच लिया है उसे क्या करना है। फिलहाल